हेलो एस्पिरेंट्स। जीएस पेपर 3 हमारे सामने आ चुका है और अभी हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले सबसे आम सी ऑब्जर्वेशन कि आखिर नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग कितने रहे और अंक के आधार पर जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का भारांश या वेटेज कितना रहा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। लगभग वही 8 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमी सेक्शन से हैं और अंकों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 अंकों के आसपास का भारांश हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में ऑब्जर्वेशंस की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक पोर्शन से भी हैं और डायनामिक या करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर यूनिट से जो क्वेश्चंस हैं, साथ ही फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है उससे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैटिक आधारित हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मुक्त व्यापार को लेकर या बहुपक्षवाद को लेकर या संरक्षणवाद को लेकर, है ना, इन सारे आइडिया पर जो प्रश्न है या राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक आधारित जो प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करंट ओरिएंटेड है। क्योंकि हमें पता ही है कि संपूर्ण विश्व में आज के समय में हम व्यापार के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। मुक्त व्यापार के समक्ष बाधाएं हैं, है ना, द्विपक्षवाद हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुपक्षवाद कम हो रहा है, संरक्षणवाद बढ़ रहा है। ये जो सारे ट्रेंड्स हैं इन पर आधारित एक प्रश्न बनाकर आपसे पूछा गया है। अगर मैं जो है राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की बात करूं, उस पर आधारित प्रश्न है या राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पर आधारित जो प्रश्न है उसके पीछे भी करंट अफेयर प्रमुख तौर पर जिम्मेदार रहा, क्योंकि सूचकांक आया। और दूसरा, कुछ राज्यों का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी चिंताजनक रहा। जैसे आपने पंजाब का नाम सुना होगा, उत्तराखंड का नाम सुना होगा या नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों का नाम सुना होगा। यानी प्रश्न जो हैं वो मिक्स प्रकार के हैं, स्टैटिक आधारित प्रश्न भी हैं और करंट आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगर एक कदम मैं और आगे बढ़ाना चाहूं और यूनिट वाइज प्रश्नों की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उन यूनिट्स की जिन्हें हम स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड यूनिट्स के नाम से जानते हैं। यानी एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये वाली जो यूनिट्स हैं इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रश्नों का नेचर मैं कहूंगी कि ठीक प्रकार का रखा गया है। प्रश्न सही है और इनको सहज ढंग से अटेम्प्ट किया जा सकता है। जैसे जो मैं मेरे सामने देख पा रही हूँ, एग्रीकल्चर से जो प्रश्न है उसमें ये है कि कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र और महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन या मार्केटिंग को लेकर हम जो है बेसिक क्लासेस में भी पढ़ते हैं। पूरा टॉपिक जो है कंसेप्चुअली क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सीधा प्रश्न जो है क्लासेस या जो भी आपका बेसिक मटेरियल रहा है उसकी मदद से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, जहां तक बात है भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों से जुड़े हुए प्रश्न की, तो यहां हम देखते हैं कि यूपीएससी ने भाषा को बदला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रश्न कुछ और नहीं बल्कि बदलते फसल प्रतिरूप या क्रॉपिंग पैटर्न की ही बात कर रहा है। लेकिन यहां पर क्रॉपिंग पैटर्न में स्पेसिफिकली ध्यान दिया गया है कि जो उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पर हम ध्यान दे रहे हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है यहां पर इन यूनिट से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें इकोनॉमिक सर्वे में या गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका भी अच्छा खासा योगदान है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा है तो आपने पाया होगा कि उस चैप्टर में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर इत्यादि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और ये कहा गया है कि उच्च मूल्य वाली फसलें हैं और ये भारतीय किसानों के लिए अच्छा खासा स्कोप पैदा कर रही है। तो ये जो मेंस ओरिएंटेड यूनिट्स हैं इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ पर हम कह सकते हैं। और उच्च मूल्य वाली फसलें चूंकि करंट अफेयर में हम देखते हैं, बदले हुए क्रॉपिंग पैटर्न में हम देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में हम देखते हैं, कहीं ना कहीं जो है हम इस प्रश्न के रेफरेंस को ढूंढने में सफल हो सकते हैं। अगर इससे आगे बढ़ा जाए और बात की जाए पहले 3 यूनिट्स की, तो मैं सदैव कहती हूं कि जहां भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन, संसाधन वाली यूनिट की हम बात करते हैं, सरकारी बजट, समावेशी विकास की हम बात करते हैं, ये यूनिट्स अत्यधिक डायनामिक है। करंट का इनसे गहरा जोड़ है, गहरा नाता है और ये बात
इस बार के पेपर में भी स्पष्ट होती है। जैसे जो प्रश्न मैंने बताया कि प्रश्न पूछ रहा है कि स्पेसिफिकली अगर मैं प्रश्न बताऊं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रही हैं, इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सीधा सीधा जैसे मैंने पहले भी बताया, वर्तमान में जो प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रश्न के पीछे प्रमुख कारण रही हैं, जिनके चलते इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूंगी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण काफी क्लियरली कहता है कि राष्ट्रों के बीच फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग जैसी टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। राष्ट्र संरक्षणवाद की तरफ जा रहे, आंकड़े भी दिए गए हैं कि 20 से 24, 2020 और 2024 के बीच राष्ट्रों ने 26,000 से अधिक व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो दिखा रहा है कि संरक्षणवाद बढ़ रहा है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बढ़ रहे हैं। दोनों तरह के डायमेंशंस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये जो यूनिट्स हैं, इनसे पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, जो पहली 2-3 यूनिट हैं, वो काफी डायनामिक है। अगर समावेशी विकास की बात की जाए तो ट्रेडिशनली हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, समृद्धि बनाम विकास। यहां पर मैं कहूंगी कि इस बार यूपीएससी एक कदम और नीचे गई। सामान्यतः प्रश्न बनने की संभावना होती है समृद्धि बनाम विकास से, लेकिन विकास को समझने के लिए, विकास की स्थिति को जानने के लिए भी हम अलग अलग सूचकांकों की बात करते हैं। जैसे हम एचडीआई की बात करते हैं, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई की बात करते हैं। तो यूपीएससी ने इस बार इन दोनों सूचकांकों में ही अंतर पूछ लिया है। कारण क्या है? पिछले कुछ समय में हम देखते हैं कि भारत की बात हो या विश्व की बात हो, असमानताएं बढ़ी हैं। ऑक्सफोम जैसी रिपोर्ट भी तो इसी बारे में बात करती है कि बिलियनर्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ी है, असमानता बढ़ रही है। तो इसलिए असमानता समायोजित एचडीआई हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो पहली 2-3 यूनिट्स हैं, उनको लेकर कोर कंक्लूजन यही है कि जो प्रश्न है, देखिए एचडीआई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, बेसिक मटेरियल में भी दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कंसेप्ट कोई नया है। हाँ, ये प्रश्न पूछ लिया गया, इसके लिए हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी मानसिक तौर पर तैयार ना हो, लेकिन पहली 2-3 यूनिट्स की ब्यूटी ही यही है कि ये हाईली डायनामिक है, यहाँ कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं बार बार ये सुझाव देती हूं कि आपको सदैव ये उम्मीद नहीं करनी है कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वही प्रश्न के रूप में आ जाएगा। प्रश्न बदलकर आएगा। आपको तैयार करना है बेसिक कंसेप्ट्स को, आपको लिंक करना है करंट अफेयर में जो नए डायनामिक्स हमारे सामने आ रहे हैं उससे। फिर जिस भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना आए, आप कुछ बिंदु क्रिएट करके उसका उत्तर लिखने की स्थिति में रहेंगे। क्लियर है? इसी के साथ सरकारी योजनाओं पर अच्छा खासा बल दिया गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, हालांकि पिछले साल भी उम्मीद थी कि इस स्कीम से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन विगत साल नहीं पूछा गया, तो इस साल इस स्कीम से प्रश्न पूछ दिया गया है। और इस स्कीम में किस प्रकार की सुधार की संभावनाएं बनती है, इस बात पर बल दिया गया है। विनिर्माण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न विनिर्माण से नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण से जोड़कर पूछा गया। और यहाँ भी प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वो आपसे सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में चर्चा करने की उम्मीद करता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसमें भी सरकार ने जो है किस प्रकार के इनिशिएटिव लिए हैं वो दूसरे भाग में आपसे पूछा गया है। यानी मोटा मोटा जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। और ये बात यूपीएससी ने भली भांति स्पष्ट भी की है। आपको हर एक छोटी मोटी स्कीम के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम है उन पर आपको अपनी नजर बनाकर रखनी होगी। तो मोटा मोटा जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आती है या समग्र तौर पर 2-3 कॉन्क्रीट बातें मैं कह पाऊं वो ये है कि पेपर डुएबल था। कुछ 1-2 प्रश्न हो सकता है विद्यार्थियों के लिए अनएक्सपेक्टेड रहे हों, लेकिन प्रश्न ऐसे थे जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप प्रश्न की मांग को समझकर मांग के अनुरूप उत्तर दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं, ये आपके आंसर्स की क्वालिटी को डिफाइन करेगा। जैसे प्रश्न में कुछ छोटी छोटी मांग है, अगर पेपर के प्रेशर में हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं तो हो सकता है हम मांग से हटकर उत्तर लिख दें। जैसे
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में प्रश्न है, सरकारी योजनाओं से जोड़कर पूछा गया है, लेकिन सरकारी योजनाओं के बारे में भी रोजगार सृजित करने की क्षमता महत्वपूर्ण टर्म है जो वहां पर दी गई है। आपको स्कीम्स को रोजगार सृजन करने की क्षमता से जोड़कर बताना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं मुक्त व्यापार को लेकर जो परिदृश्य बदल रहा है, संरक्षणवाद जो बढ़ रहा है, इस टॉपिक में समग्र विश्व में जो हो रहा है आपको उसकी चर्चा करनी जरूर है, लेकिन किसके संदर्भ में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो भारत के लिए किस प्रकार की चुनौतियां पैदा कर रही हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और उसकी मांग को समझना आपके उत्तर की गुणवत्ता निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो पेपर अच्छा है, जैसा कि इकोनॉमी में रहता है, स्टैटिक और डायनामिक दोनों का ब्लेंड, दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। जो बच्चा लेखन अभ्यास करता है, जो जानता है कि पेपर सदैव या क्वेश्चन सदैव एक्सपेक्टेड लाइन पर आए, ये जरूरी नहीं, आवश्यकता है आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं और आप उत्तर लिखने की क्षमता रखते हैं, तो ये वो महत्वपूर्ण बात है जो आपके उत्तर को दूसरों से अलग बनाएगी। साथ ही सेक्शन वाइज भी मेंस टॉपिक से भी, जो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है वहां से भी प्रश्न है, और जो डायनामिक तरह की हमारी पहली 2-3 यूनिट है वहां से भी प्रश्न है। तो पेपर तो मैं कहूंगी कि मोटा मोटा एक्सपेक्टेड लाइंस पर है और डुएबल है। बाकी निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार की मेहनत की थी और पेपर में कितना कंसंट्रेट करके, है ना, प्रश्न की मांग को समझकर आप उत्तर दे पाए हैं, ये बात प्रमुख निर्धारक रहेगी। जो बच्चे आने वाले वर्षों के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए भी पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की हमने बात की, वो उस ऑब्जर्वेशन से मीनिंग निकालकर अपनी तैयारी में शामिल करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।